मुझे लगा कि केवल कैनवस पे ही पेंट किया जाए या पेपर पे ही पेंट किया जाए कोई ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है जिस पे मैं पेंटिंग्स कई बार अपनी लगाती हूँ, उसका नाम ही है बॉटल इज़ कैनवस। बॉटल्स सजा के मेरे को बीच में बैठा के सब बॉटल्स के साथ पिक्चर खींची और उसने कहा कि मैडम आप एग्जीबिशन क्यों नहीं लगाते हैं। 4-5 घंटे डिनर के बाद पढ़ के ही सोती हूँ। तो मुझे लगता है कि अपने जीवन में मैं भी निचुड़ के जाना चाहती हूँ, है ना, नींबू की तरह से हट चुके जाना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ अपने आप को। हम जानते हैं सब कि जब आइंस्टाइन जो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, नोबेल लॉरिएट रहे हैं, जब उनका देहांत हुआ था तो उनका ब्रेन को स्टडी किया गया था। तो पता चला था कि उन्होंने 8% ऑफ द ब्रेन यूज़ किया था। तो जब आइंस्टाइन हैज़ यूज्ड ओनली 8% ऑफ द ब्रेन, तो आई एम इवन टू गेस्टिकुलेट हाउ मच वी वुड बी यूजिंग इन आवर डेली लाइव्स। तो आई थिंक हमें खर्च होके जाना चाहिए। She is a full-time bureaucrat managing Indian tourism and hospitality business. But she's also a full-time author, artist, and a poetess. Let's extend a warm welcome to Ms. Mugdha Sinha, MD of Indian Tourism Development Corporation (ITDC). She is 1999 batch, Rajasthan Cadre IAS officer. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मास्टरमाइंड्स में। थैंक यू। मैम, आपने जो बॉटल पेंटिंग्स का एक कंसेप्ट शुरू किया, ये कैसे आपको इंटरेस्ट आया और कैसे आपने इसे एक नई विधा शुरू की? देखिए, वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मैं जब भारत सरकार में पहले डेप्यूटेशन पे आई थी, तो मैं हमेशा से पेंट तो करती आई हूँ, पर मुझे मन किया पेंट करने का, मेरे पास कुछ था नहीं, कैनवस नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है। तो पहले वो जो घर था उसमें कांच के दरवाजे थे, तो पहले मैंने वो स्टेन ग्लास पेंटिंग करी वहाँ पर। फिर वो भी ख़त्म हो गया कुछ दिनों बाद। तो मुझे लगा कि चलो मैं कुछ सॉस की एक बॉटल थी पहले, उससे शुरू हुआ, जो बड़ी मैगी की बॉटल आती है। मैंने कहा ये ख़त्म हो गई, चलो इस पर पेंट करते हैं पहले। तो इस तरह से मेरा वो शुरू हुआ और कुछ लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि अरे यार तुमने बहुत अच्छा पेंट किया। तो मुझे लगा कि केवल कैनवस पे ही पेंट किया जाए या पेपर पे ही पेंट किया जाए कोई ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है जिस पे मैं पेंटिंग्स कई बार अपनी लगाती हूँ, उसका नाम ही है बॉटल इज़ कैनवस, है ना। बोतल ही मेरा कैनवस है ना। जैसे बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। तो उस तरह से वो एक शुरू हुआ। फिर मुझे मज़ा आने लगा और फिर 2020 में जब कोविड आया तो जो है वो उसने थोड़ा तेज़ी पकड़ा, बिकॉज़ मुझे पेंट करने में मज़ा आने लगा और मैंने बहुत सारी बॉटल्स बना ली। फिर मैंने सोचा कि जब इतनी सारी बॉटल्स बनानी, क्योंकि हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, जब दिल्ली से मैं वापस गई थी तो बहुत सारी बॉटल्स मैंने फेंक दी थी। मुझे लगा कि एडिशनल लगेज हो जाएगा, तो शौक के लिए बनाया था, छोड़ दो। बट जब मैं जयपुर में मैंने बहुत पेंट कर लिया तो मुझे लगा कि चलो अगर इनको डिस्कार्ड करना हो तो एक स्मृति के रूप में उनका पिक्चर रख लूँ। तो जो फोटोग्राफर उन पिक्चर्स को क्लिक करने आया उसने कहा कि मैडम मैंने किसी के घर में इतनी बॉटल पे पेंटिंग्स और इतनी अच्छी नहीं देखी हैं। तो उसने मेरा फिर एक टेबल पे बॉटल्स सजा के मेरे को बीच में बैठा के सब बॉटल्स के साथ पिक्चर खींची और उसने कहा कि मैडम आप एग्जीबिशन क्यों नहीं लगाते हैं। और उसके कहने से मुझे बस आइडिया लगा कि अरे हाँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। मैं तो वो कहते हैं ना, सुखांतो फॉर सेल्फ स्वांता सुखाए। हाँ, तो मैंने उसके हिसाब से अपना सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने पेंट करना शुरू किया था। मुझे मज़ा आता था, कोविड में अच्छा टाइम पास हो जाता था। बट जब उसने मुझे ये कहा कि आप लगाइए, तब मुझे लगा कि हाँ, व्हाई नॉट। तो मैंने फिर पहली बार अपना जो है बॉटल्स का एक एग्जीबिशन जो है पेंटेड बॉटल्स का JKK में लगाया। और साथ ही मैं बहुत टाइम से मेडिटेटिव मंडलाज, फ्री हैंड मेडिटेटिव मंडलाज बनाती आई हूँ। मेरे पास वो भी 400-500, और वो ऐसा कुछ नहीं, वो भी मेरा वो नेसेसिटी था कि जो शादी के कार्ड आते हैं, है ना, वो बड़े सुंदर होते हैं, उनके पीछे प्लेन पेपर होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उसी पे मैं गोला बना के आई स्टार्टेड, उसी से मेरा शुरू हुआ। तो पेपर भी कोई वेस्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और वो कार्ड भी प्रिजर्व हो गए। तो मुझे लगा कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जिसे कहते हैं, उसको करते करते मैंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो शुरू किया वो इतनी संख्या में हो गया कि मैंने उसका भी एग्जीबिशन अपने बॉटल्स के साथ ही लगा लिया, विच वॉज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड, बिकॉज बहुत ही माइन्यूट काम था मेरा मंडलास का। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए मोर देन द आर्ट
मेरे लिए एक मेडिटेटिव स्पेस था कि जब आप कुछ भी करते हो इतना महीन तो आपका फुल कंसंट्रेशन उसको करने में हो जाता है। तो वो मेरे लिए जो पल होते थे, जो भी 4-5-6 घंटे जो भी टाइम लगता था, तो वो मेरा एक मेरा बहुत ही अच्छा मेडिटेटिव सॉलिट्यूड। क्योंकि मंडला पेंटिंग अपने आप में इतनी इंट्रिकेट होती, इतना महीन काम होता हाँ। है, और वो आपने 500 पेंटिंग्स बनाई। और दूसरी चीज, जैसा आप अभी कह भी रही हैं कि पेंटिंग इटसेल्फ इज अ वेरी थेरेपेटिक, कैथारेटिक, यस, तो वो मेडिटेटिव। थेराप्यूटिक ही आप कह लीजिए, आप सही कह रहे हो। मेरा एक अपना खुद से एंगेजमेंट, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। संडे की दोपहर में आप बैठे हो, है ना, दुनिया सो रही होगी लंच खा के और मैं अपना कर रही हूँ, या कुछ और जो भी कर रहे होंगे, या रात को, देर रात को, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे इसमें एक बहुत सुकून प्राप्त होता है उसको करने में। तो शायद वो करते करते बस संख्यात्मक दृष्टि से वो काफ़ी हो गई तो एक एग्जीबिशन लग गई, बट मेरा कोई एग्जीबिशन लगाने का कोई ऐसा कभी मकसद रहा नहीं। मेरा तो बस वो पेंट करने में ही इंटरेस्ट था। मेरा इंटरेस्ट था, और वो मुझे सेल्फ एंगेजिंग और थेराप्यूटिक कह लो, कथार्टिक कह लो, मेडिटेटिव कह लो, मुझे मज़ा आता है। लेकिन आप इतनी पेंटिंग्स भी करती हैं अपने ऑफिस काम के साथ साथ में, इतना ट्रैवल भी करती हैं, वो भी आपके पार्ट ऑफ द योर वर्क, ऑफिस वर्क, साथ में आप लिखती भी हैं, मतलब इतनी ढेर सारी चीजें। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। मैं पढ़ती भी बहुत हूँ। मैं रोज़ 4-5 घंटे डिनर के बाद पढ़ के ही सोती हूँ। मेरा मतलब मैं एक बुक चैलेंज भी रन करती हूँ। मैं बहुत टाइम से 5-6 साल से कोशिश कर रही हूँ कि जो भी किताब पढूं उसको मैं डॉक्यूमेंट करूँ। तो वो मैं भी, इंस्टाग्राम एक मेरा हैंडल है, उस पर मैं वो करती हूँ। बुक स्पीक 2019 से शुरू किया था, बट फिर 20 में लगा कि इसको सिस्टमैटिक वे में करते हैं, तो मैं 2020 से करती आ रही हूँ। मुझे मज़ा आता है। मुझे लगता है कि हमें अपने आप में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज़ ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, बट जो हमने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आप टूरिज़्म की एक्सपीरियंसेस की भी बात कर रहे थे, तो जो हम एक्सपीरियंसेस प्राप्त कर लेते हैं, जो इस दुनिया का रस हम निचोड़ लेते हैं, वो हमारे साथ चलता है। चीज़ें तो हमारे साथ कभी नहीं चलती, बट जो चीज़ आप कर लेते हो वो कहीं ना कहीं, जैसे इफ़ द ट्रॉमा कैन स्टे ऑन योर बॉडी, so can the experience stay and travel with you in the body, है ना। So it's kind of an astral travel in that sense, क्योंकि हम तो बिलीव करते हैं रीइंकार्नेशन में, है ना। तो मुझे लगता है कि शायद इस लाइफ में हम एक आगे की लाइफ की भी प्रिपरेशन कर लें, तो जब हम आगे जाएं तो शायद हमने जो किताबें पढ़ी हों उसका सार से कुछ फ़ायदा ही हो। और वैसा सोचते भी नहीं है, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं एक उपमा देती हूँ। एक नींबू, आप जानते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि वो नींबू एक जीवन की बहुत अच्छी सीख हमें देता है। नींबू जो है एक सर्कुलर इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट करता है। कैसे कि आप नींबू निचोड़ते हो, नींबू पानी सुबह हम पीते हैं, नींबू निचोड़ता है, फिर उसका बीज जो है आप बो दो तो नींबू का पौधा निकल आता है। वो जो नींबू बच जाता है उसका अचार भी बन जाता है ना। तो नींबू भी रीइंकारनेट होता है, पूरा खर्च हो जाता है, उसकी आत्मा का परिवर्तन हो जाता है। वो नींबू आया था, वो नींबू आप जो पीला हरा नींबू था, वो फिर आप अचार के रूप में एक ब्राउन सा नींबू आप चटपटा सा खाते हो, उसकी पूरा उसका कलेवर चेंज हो जाता है ना। रॉ मटेरियल से वो कुछ पिकल्ड फॉर्म में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि अपने जीवन में मैं भी निचुड़ के जाना चाहती हूँ, है ना, नींबू की तरह से ही खर्च होके जाना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ अपने आप को। हम जानते हैं सब कि जब आइंस्टाइन, जो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, नोबेल लॉरिएट रहे हैं, जब उनका देहांत हुआ था तो उनका ब्रेन को स्टडी किया गया था, तो पता चला था कि उन्होंने 8% ऑफ द ब्रेन यूज़ किया था। तो जब आइंस्टाइन हैज़ यूज्ड ओनली 8% ऑफ द ब्रेन, तो आई एम इवन टू गेस्टिकुलेट हाउ मच वी वुड बी यूजिंग इन आवर डेली लाइव्स। तो आई थिंक हमें खर्च होके जाना चाहिए, है ना, चाहे वो हृदय से हो, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो अपने मस्तिष्क से हो, चाहे जो हमारे लिम्स हैं उनसे हो। हमें कुछ अच्छा करते हुए जाना चाहिए, बिकॉज जब आप किसी के हाथ में मेहंदी लगाते हो तो थोड़ा उसका असर आपके हाथ में भी हो जाता है। एंड आई थिंक सेल्फ केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी जो हम जिसे हॉबीज़ कह सकते हैं, या जिसे एक्स्ट्रा करिकुलर हम कह सकते हैं, या मल्टीफेसेटेडनेस कह सकते हैं, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो है ज़िंदगी का रस इन सब चीज़ों से ग्रहण होता है।
और हमें ऐसा लगता है कि हम जो हैं उसको जानने का ये एक बहुत अच्छा ही माध्यम है, बिकॉज कहीं ना कहीं देयर इज ऑलवेज अ डायलॉग विच इज़ गोइंग ऑन, देयर इज ऑलवेज अ सीकिंग टू हु यू आर, है ना। हम इस दुनिया में आए हैं तो हम जानने के लिए आए हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, है ना। तो आई थिंक ये विविध तरह के आयाम हैं जिनके माध्यम से हम कोशिश करते हैं जानने की On a कि lighter हम कौन note, हैं। you can be you have an alternative profession also, a spiritualist. अब पता नहीं, अब तो आजकल तो नए नए आयाम आ गए हैं, कई तरह के लोग काम कर रहे हैं, बट ठीक है, आपने पूछा तो मैंने वैसे what is the genre of books you like most? कि biographies, देखिए, non-fiction? मैं जो है नॉन फिक्शन ज़्यादा पढ़ती हूँ, है ना। कोई बहुत सेलिब्रेटेड फिक्शन हो या पोइट्री और नॉन फिक्शन मेरा प्रिय है। पोइट्री क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत छोटे में बहुत एक मतलब जो बात हम प्रोज में नहीं कह सकते, हम पोइट्री में बहुत अच्छी तरह से उसको कह भी पाते हैं और ग्रहण भी कर लेते हैं शायद, है ना। तो पोइट्री मुझे उस लिहाज से अच्छी लगती है। मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, इतिहास मुझे पसंद है, किसी भी विषय का हो, व्यक्ति का हो, मैं इतिहास में जाती हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का भी हो इतिहास। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी मैं पढ़ती हूँ। मुझे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, फिनेंस, अभी मैं हाल फिलहाल टूरिज़्म पे बहुत किताबें हैं, मैं वो पढ़ रही हूँ। तो मैं जिस भी क्षेत्र में मुझे सरकार काम करने का मौका देती है, मैं कोशिश करती हूँ कि उस सब्जेक्ट को जानने के लिए उसकी किताबें ज़रूर पढूं। और मुझे मज़ा आता है, टेक्नोलॉजी पे बहुत कुछ पढ़ती हूँ। जैसे एआई पे आजकल बहुत बात चल रही है, क्रिप्टो करेंसीज़ पे, मेटावर्स पे। ये आप अगर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं हर तरह की साइकोलॉजी में बहुत किताब पढ़ती हूँ। मुझे मज़ा आता है। हिंदी लिटरेचर मैं कोशिश करती हूँ, जैसे महाश्वेता देवी जी की अभी आपकी वर्षगांठ आ रही है, श्रीकांत शुक्ला जी की पिछले साल 100वीं वर्षगांठ थी। तो ऐसे जिनकी कुछ आती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनका इतिहास, उनका लिटरेचर थोड़ा मैं इस तरह से पढ़ सकूँ। हिंदी में मैं प्रयास करती हूँ कि साल में मैं कुछ हिंदी का लिटरेचर जो मैंने कभी नहीं पढ़ा हो पहले, उसको मैं पढ़ने का प्रयास करूँ। मुझे नए लेखक एक्सप्लोर करना, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई किताबें पढ़ना। तो मैं बहुत सारे बुक इंस्टाग्राम पे जो हैंडल्स हैं उनको फॉलो करती हूँ देखने के लिए कि कौन क्या पढ़ रहा है। मुझे किताब पढ़ना बहुत 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 पसंद है। तो आपकी जो अपनी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, पोस्ट कार्ड पोएम्स, तो एक तो नाम और वाई? देखो, मैं उस समय तो टूरिज्म इंडस्ट्री में नहीं थी जब मेरी पोस्ट कार्ड पोएम्स आई थी, बट आज अगर मैं कहूँ और आज मुझे कहना हो तो मुझे लगता है कि पोस्ट कार्ड्स जो हैं वो ट्रैवल का सबसे पुराना ज़रिया रहे हैं। हम जब भी कहीं जाते थे और हमें लोगों को बताना होता था, उस समय फेसबुक नहीं होता था, उस समय हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से ही लोगों को बताया करते थे कि हम यहाँ हैं, और हम उस जहाँ हम आए हैं उसका जो चित्र या चरित्र है उसको हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से देते थे। तो मुझे लगा कि पोस्ट कार्ड, और क्योंकि मेरी पोएम्स जो हैं एपिग्रामेटिक पोएम्स हैं, छोटी पोएम्स हैं, लघु पोएम्स हैं, तो मुझे लगा कि वो पोस्ट कार्ड के पीछे हम किसी को लिख के अगर भेजें, है ना, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। पोस्ट कार्ड भी छोटी सी चीज़ है और वो कविताएं भी छोटी छोटी कविताएं हैं, 4 से 8-10 लाइन की कविताएं हैं। तो मुझे लगा कि वो दोनों अपने आप में एक अच्छी बात कहने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए पोस्ट कार्ड पोएम्स उनका नाम रखा। जी, आपने बुक ऑथर कन्वर्सेशंस भी बहुत क्यूरेट किए हैं, मोर देन आई थिंक 100। तो ये कैसे शुरू हुआ? इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि 2018 में राजस्थान में उस समय मैं अपना डेपुटेशन भारत सरकार से ख़त्म करके गई थी। उस समय हमारे जो आईएएस एसोसिएशन है, और वहाँ पर आईएएस एसोसिएशन के जो मुखिया होते हैं वो चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जो हैं इस पूरी संस्था के ढांचे को डेमोक्रेटाइज करें और इसमें इलेक्शंस करें, और हमारे जो अफसरान हैं वो स्पोर्ट्स के लिए, लिटरेचर के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए उसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएं। क्योंकि स्पोर्ट्स के आपको पता ही है, डीओपीटी हर एनुअल स्पोर्ट्स मीट करता है जी, है ना, एनुअल कल्चरल मीट होती है। तो इसी तरह से विचार आया, और उस विचार में हम लोग सबको ही आपस में एक दूसरे को वोट देके जिताने की बात थी। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैं तो वोटर साइड पे ही थी कि मैंने कहा मैं वोट दे दूंगी।
बट हमारे एक सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे एक दिन कॉफ़ी के लिए अपने कमरे में बुलाया कि मुग्धा आइए, आपसे बात करनी है। तो मैं तो नॉर्मल उठ के चली गई। वहाँ पर मुझे घेर लिया गया कि आपको लिटरेरी सेक्रेटरी के लिए खड़ा होना है। मैंने कहा सर मुझे नहीं खड़ा होना है ना, मुझे इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं लड़ना। तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे हम पूछ नहीं रहे हैं, आपको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपको देना, अगर आप नहीं देंगी तो आपका फॉर्म आपके नाम से भर दिया जाएगा, आपको खड़ा तो होना ही है। तो मैंने कहा सर ये इलेक्शन में कैनवसिंग मुझसे नहीं होगी, और मैं अपना काम करती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, लिटरेरी सेक्रेटरी चुन गई हैं, आप बस खड़े हो जाइए। तो मैंने कहा सर और लोग खड़े हुए हैं, उनको बना दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, वो सब आपका फॉर्म भरते ही वो सब बैठ जाएंगे और आप ही को बनाया जाएगा। तो मेरे लिए बड़ी दुविधा हो गई, क्योंकि सीनियर थे और अच्छे, मैं उनको मानती भी थी। तो उनके कहने से फिर मैंने फॉर्म भरा। फिर मैंने कहा जब मैं फॉर्म भर रही हूँ तो फिर मैं मैनिफेस्टो भी बनाऊंगी क्योंकि अब मैं लड़ रही हूँ इलेक्शन, तो मैं ढंग से लड़ूंगी इलेक्शन। फिर मैंने उसका पूरा मैनिफेस्टो बनाया और फिर मैंने सब जगह उसको भेजा और अपनी खुद की मैंने इलेक्शन लिया। तो मैं खैर वो जीत गई। पहले मैंने 2 साल के लिए वो किया इलेक्शन लड़के, फिर जब दूसरी बार मैं खड़ी हुई तो मैं यूनानिमसली मुझे डिक्लेयर कर दिया गया। तो मैंने 4 साल के लिए जो है वो ये क्लब लिटरेरी सेक्रेटरी का चलाया, जिसमें मैंने बहुत सारे प्रबुद्ध जो हैं भारत के और विदेश के जो हमारे लेखक थे अच्छे, उन लोगों का इसमें डायलॉग्स कराया, जिसको फिजिकली भी और ऑनलाइन भी बहुत लोगों ने देखा। अब फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज और कल्चरल एक्सपो, म्यूजियम एक्सपोज, वो भी आप करते रहे हैं? नहीं, वो देखिए, वो तो मैं यहाँ आने से पहले मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी कल्चर मिनिस्ट्री में। तो वहाँ पर मुझे 3 ग्लोबल कल्चरल इनिशिएटिव्स करने का मौका मिला। वो मेरा काम था, जिसमें एक हमने इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो किया, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया। उसके बाद फिर हमने फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज़ किया, जिसका ऑनरेबल प्रेसिडेंट उन्होंने उनका वो किया इनॉग्रेशन। और फिर हमने रेड फोर्ट पे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट को कल्चरल स्पेस डिक्लेयर किया था, तो हमने वहाँ पर इंटरनेशनल आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बिनाले जो 115 दिन चला, उसका इनॉग्रेशन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो वो 3 मैंने इवेंट्स जो हैं वो कल्चर मंत्रालय में एज जॉइंट सेक्रेटरी कल्चर मैंने वहाँ किए थे। सो एनी न्यू बुक ऑन द होराइजन? तो मेरी दूसरी बुक जो भी पोस्ट कार्ड पोएम्स के साथ जो हिंदी में आई थी, क्या कहूँ मैं कौन हूँ, जो वानी ने पब्लिश करी है। इस साल एक और किताब पे काम चल रहा है, तो वो जब आएगी तब उसका अलग से चर्चा करें। अभी फिलहाल मेरी पोएम्स हैं, ये जो शॉर्ट पोएम्स थी एपिग्रामेटिक, अब ये लॉन्ग फॉर्म पोएम्स हैं। वेरी नाइस। तो इस सब के बाद आपको म्यूजिक, फिल्म, टेलीविज़न, इस सब के लिए कुछ टाइम मिलता है? मैं टेलीविज़न तो एकदम नहीं देखती हूँ, और वो टेलीविज़न शायद मुझे हो गए 10-12 साल मैं टेलीविज़न मैं नहीं देखती हूँ। मेरे मदर के ही रूम में टेलीविज़न है, हमारे कहीं और टेलीविज़न नहीं है, एक ही टेलीविज़न है। तो टेलीविज़न में मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। फिल्म्स मैं देखती हूँ लैपटॉप पे, आई वॉच वंस इन अ वाइल, पर वो भी मेरी किताबों की तरह से ही है, क्योंकि मुझे लगता है फिल्म्स भी बहुत इंस्पिरेशनल होती हैं कई बार, और वो आजकल बहुत अच्छी फिल्म्स बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म्स भी बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज सिनेमा में, लैंग्वेज सिनेमा में भी हैं, इंटरनेशनल सिनेमा में भी हैं, और इंडिया में भी अगर आप देखो तो जो फिल्म्स का थीम बेस्ड फिल्म्स का जो एक दौर आया है, OTT की वजह से आया है या मैं नहीं कह सकती, बट फिल्म्स की सिनेमाटोग्राफी इम्प्रूव हुई है, फिल्म्स की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, फिल्म्स में स्टोरी लाइन, स्क्रिप्ट बहुत इम्प्रूव हुई है। तो मुझे लगता है फिल्म्स पे भी मेरी नज़र रहती है, किताबों के साथ साथ फिल्म्स भी मैं देखती हूँ। बीच में हालांकि एक छूट सा गया था, बट क्योंकि अब कुछ अच्छी फिल्म्स आई हैं तो मैं फिल्म्स भी देखती हूँ। देखो, ये सब हमारे समाज का एक आईना है, हमें बताते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, सीखने को बहुत मिलता है, और एक जनरल नॉलेज का भी पुट है। जैसे आप जब सिविल सर्विस में होते हो तो आपको हर क्षेत्र के बारे में हर चीज़ पता रहनी चाहिए। OTTs, cinema and on one side and books on the other, they are basically antagonistic. कि अगर जो आदमी टीवी या ना आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपने मुझे प्रोवोक कर दिया। मुझे कहना पड़ेगा, और मुझे आपको अपनी भारतीय सभ्यता पे लाना पड़ेगा जी। देखो, अगर आप हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखो, क्योंकि ज्ञान भारतम मिशन प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, वो केवल मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करने की बात नहीं है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो ज्ञान दिया हुआ है वो समझने की बात है। हमारी जो एस्थेटिक्स है, अगर आपने
भारत मुनि का आपने नाट्य शास्त्र पढ़ा है, तो नाट्य शास्त्र में फिल्म और किताब अलग नहीं थे। ये अलग जो अलगाव हुआ है वो कॉलोनियल माइंडसेट है, जिसको ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पंचप्रण जो दिया है ना हमें कि कम आउट ऑफ द डीकॉलोनाइज माइंडसेट। हमारे भारत की जो एस्थेटिक्स की थ्योरी है या फिलॉसफी है, उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर आप हमारी पेंटिंग्स देखो, है ना, तो महाभारत की जो स्टोरी है उससे हमारी सारी पेंटिंग्स, रामायण की जो स्टोरी है सारी पेंटिंग्स, हमारे जो टेम्पल्स हैं उनमें स्कल्पचर्स है, सबका इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं हमारे उपनिषद, पुराण, वेद, इन्हीं से निकल के सब कुछ आया है ना। तो लिटरेरी टेक्स्ट, म्यूजिक, है ना, एंड थिएटर पुराने ज़माने में, इनमें जो रसा थे, देखो 8 ओरिजिनल रस थे, है ना। 9वां रस था आपका जो हमारा कश्मीर से हमें प्राप्त हुआ, और 10वां रस था हमारा शांति का, जो हमें बुद्धिज़्म से प्राप्त हुआ। तो 10 रस हैं। और आज मॉडर्न थ्योरी में अगर आप देखो तो डेस्पेयर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ दुखा, जिसे हम कहते हैं, वो भी एक रस है। तो अगर आप रस और रसिका देखो तो इसमें कोई एंटागोनिज्म नहीं था कहीं पर भी, है ना। देयर वॉज अभिनव गुप्त, जो मैं कश्मीर का कह रही थी, तो वो सब वैश्वनाइट फिलॉसफी से ही सारे रस आपके निकल रहे थे हमारे एंशिएंट टाइम्स में। अभी मॉडर्न टाइम में आके पहले तो एक, जैसे हम आपको अगर मैं एक एनालॉजी दूं, तो जैसे पहले एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, चाचा, मामा, ताऊ, भतीजे, भांजे, सब रहते थे ना, दादा, पिता, पत्नी और बच्चे। अभी न्यूक्लियराइजेशन हो गया, है ना, पति पत्नी और बच्चे, है ना। तो ये भी जो सेग्रीगेशन, फ्रैगमेंटेशन हुआ है, ये भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारा कॉन्सेप्ट तो वासुदेव कुटुंबकम है, सारा परिवार ही हमारा परिवार है, सारा विश्व भी हमारा परिवार है। तो ये साइलो वाली कोई चीज़ नहीं है। और बहुत सारी फिल्में जो हैं आपकी, आप देवदास देख लो, हर ईरा में, वो टेक्नोलॉजी जैसा ही एग्जाम्पल, हर ईरा में देवदास बनी है, बट वो उस किताब पर ही तो बेस्ड होके बनी है ना। तो किताबों से फिल्में बनी हैं, फिल्मों से किताबें बनी हैं, दोनों का आपस में रिश्ता जो है वो उस रसा का है ना, और वो रसिका का है। तो आर्ट, आर्टिस्ट एंड ऑडियंस, ये एक ट्रायंगुलेशन है, इसके बिना जो है कोई सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो हम आर्टिस्ट हैं, हाँ, हम ऑडियंस भी हैं जो फिल्म देखने जाते हैं, है ना, और हम आर्ट अप्रिशिएट करते हैं। तो आर्ट की अलग अलग आयाम है ना, परफॉर्मेटिव है, लिटरेरी है, म्यूजिकल है। तो ये सब एक ही फैमिली है, और एक फैमिली के अलग अलग सदस्य अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इंस्पायर करते हैं। ये हमारा भारत का परिवेश है। एक्चुअली आप जिस दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ क्रिएटर। मैं बात कर रहा था एज अ व्यूअर, जो कंज्यूमर्स हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप सिनेमा या OTT आजकल इतना आ गया है, डेली कुछ ना कुछ रहता है, और उसके बाद फिर आपके पास किताबों के लिए समय नहीं बचता। इसलिए मैं आपके टाइम मैनेजमेंट, आप सही कह रहे हैं। देखो, आपकी बात कुछ हद तक सही है इस दृष्टि से कि लोग आजकल थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, है ना, और पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना हमें जो है वो एक बिना ट्रैवल किए, बिना कुछ किए, एक ऐसी दुनिया हमारे सामने खोल देता है जिसको शायद एक्सेस हम नहीं कर पाते अगर किताबों का माध्यम नहीं होता, है ना। फिल्मों का भी माध्यम वही हमें करता है, बट फिल्म क्या 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है, किताब को एक 2 3-4 दिन लगते हैं। कई 3-3 घंटे की सिटिंग में आप एक किताब को कंप्लीट कर पाते हो। ज्ञान दोनों में मिलता है, बट आई थिंक शायद आज का समाज जो है वो टेक हाथ में लेके पैदा हुआ है। जैसे पहले हम कहते थे बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो अभी हम कहते हैं बॉर्न विद टेक ऐप, है ना, और बॉर्न विद OTT प्लेटफॉर्म इन योर हैंड। तो शायद वो दृष्टिकोण अलग है, बट मुझे लगता है कि अगर डेप्थ प्राप्त करनी है अपनी ज़िंदगी में, या अपनी विचारधारा में, या अपने पर्सपेक्टिव में, तो किताब तो कहीं नहीं जाने वाली। क्योंकि अगर किताब कहीं जा रही होती तो इतनी छप नहीं रही होती, क्योंकि किताब लिखने का और छपने का एक बिजनेस है ना। और मुझे लगता है कि हम इंसान तभी होते हैं जब अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और जो इतने लेखक आज अपने को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं वो आपको एक डिस्टिल्ड विजडम दे रहे हैं। आपको किसी चीज़ पे अराइव करने के लिए एक समय लगेगा, वो किताब से आपको 2 मिनट में वो हासिल हो जाता है। किसी और के एक्सपीरियंस से आप अपना एक्सपीरियंस
बढ़ा सकते हो। तो मुझे लगता है कि किताबें तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। जी, लास्ट में एक दो चीज़ें बहुत रैपिड फायर टाइप का कि आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स? यस। विच काइंड ऑफ? सो आई यूज्ड टू एट वन पॉइंट इन टाइम प्ले लॉन टेनिस, जो मेरा अभी फ़िलहाल छूट गया है बिकॉज डिस्ट्रिक्ट्स में तो होते ही नहीं, लॉन courts टेनिस कोर्ट्स होते थे नहीं। मैंने हनुमानगढ़ में बहुत लॉन टेनिस खेला है, इनफैक्ट इवन गंगानगर में खेला है मैंने। जहाँ जहाँ टाइम मिला और जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ बगल में मिली वहाँ ज़रूर खेला। बट मैं स्कूल में मैं बास्केटबॉल खेलती थी, शायद हाइट की वजह से आसान था मेरे लिए। पर स्पोर्ट्स मुझे पसंद है, मैं योगा करती हूँ। मुझे क्योंकि उम्र के हिसाब से आपका स्पोर्ट चेंज हो जाता है, तो मुझे योगा बहुत पसंद है। आई डू योगा, मुझे अच्छा लगता है। मेरे टीचर हैं जो मुझे योगा सिखाती हैं, मैम मेरी, तो मैं उनके साथ योगा करती हूँ। एंड म्यूज़िक जो मैंने पहले भी पूछा था? देखो म्यूज़िक, मुझे गाना तो शायद नहीं आता, मैं ट्रेंड नहीं हूँ, बट मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। मुझे म्यूज़िक बहुत सुकून देता है। मुझे लगता है कि मैं जब बचपन में कॉलेज में मैथ्स करती थी या कुछ पढ़ाई करती तो म्यूज़िक कंटिन्यूसली ऑन रहता था। अभी भी जब मैं किताब पढ़ रही होती तो पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है। तो म्यूज़िक मुझे पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा। व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक? बहुत अलग अलग किस्म का म्यूज़िक मुझे पसंद है। मैं यूजुअली तो मेरे मंत्रोच्चार टाइप के, थीटा बीटा टाइप के मेरे म्यूज़िक होते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं म्यूज़िक पे भी नज़र रखती हूँ। कौन सा फेवरेट आज का लेटेस्ट है अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे मज़ा आता है देखने में कि नया क्या चल रहा है। आई थिंक एक आज के समाज में क्या हो रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटर तो अब यूपीएससी में जाने के बाद जाएगा नहीं, तो मैं उस दृष्टि से भी टू कीप ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, है ना, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वैसी थी यूपीएससी की, जब तैयारी कर रहे थे तो सब जगह क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी आ सकता था आपके प्रीलिम्स में, है ना, या मेंस में। तो वो दृष्टि, वो स्किल शायद डेवलप हो गई। तो मैं नज़र रखती हूँ कि कौन सा गाना कहाँ अच्छा चल रहा है ना, कौन सा फिल्म का कौन सा अच्छा गाना है, कोई न्यू सिंगर्स कौन से आए हैं। प्लस ये मेरा काम भी है, क्योंकि अगर आप टूरिज़्म में देखें या कल्चर में देखें तो म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, म्यूज़िक इकॉनमी, ये बहुत बड़े एक्सपीरियंस के अब संसाधन हो गए हैं। कोड प्ले का हमें देखा ही हमने क्या किया, एलिजाबेथ स्विफ्ट का हमने देखा है। तो मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए समझना ज़रूरी होता है कि टॉप 10 आर्टिस्ट कौन है, हु इज़ सेलिंग वेल, बिकॉज मेरा काम भी है ये। तो मुझे एक नज़र रखनी पड़ती है हर चीज़ पे। मैम, लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट कि आप इतना सब करते हैं, अगेन टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखो मैं थोड़ा मल्टीटास्कर हूँ, मुझे मज़ा आता है, और सिस्टमैटिकली मैं अपना दिन और अपना जीवन प्लान करती हूँ। मैं समय बर्बाद नहीं करती। मुझे बाहर पार्टी करने में, कोई भी आलतू फालतू चीज़ करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। मेरे पास जो भी समय बनता है उसमें मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रही होती हूँ, है ना। और मुझे काम करना पसंद है, शायद वो मेरे एप्टीट्यूड से अलाइन करता है। मुझे काम नहीं लगता। अगर मैं आपके साथ आज बैठी हूँ एक वीकेंड और हम चर्चा कर रहे हैं तो मुझे ये काम नहीं लग रहा है, ये मेरे लिए मेरा रिजुविनेटिंग है ना। तो जब आपको कोई काम नहीं लगता तो आपको काम छोड़ के डी स्ट्रेस होने वाली चीज़ भी नहीं होती। और मैं बहुत आसानी से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो जाती हूँ और मुझे मज़ा आता है। अगर सरकारी ऑफिस भी 24 घंटे खुले रहें तो आई विल वेरी वेरी हैप्पी टू वर्क ऑल थ्रू। मुझे स्ट्रेस नहीं होगा एकदम भी। तो मुझे आई थिंक ये अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करना, नई चीज़ें पढ़ना, समझना क्या हो रहा है, डिस्कशंस करना। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट तो कर ही लेते हैं, और टाइम पे होना मुझे पसंद है। आई ट्राई कि मैं अपना दिन जल्दी शुरू करूं ताकि सब, और मेरा एक होता है ना ऑटो पायलट मोड पे हो जाती हैं चीज़ें। आपको पता है आपको 9 बजे तैयार होकर ब्रेकफास्ट करना है, आपको फिर 9:15 बजे निकल जाना है, सो यू आर राइट ऑन टाइम। सो आपका फिक्स्ड हो जाती हैं चीज़ें। आपको डिनर ख़त्म कर लेना है 7:30 8 बजे तक, ताकि आपको 4 घंटा मिल जाए पढ़ने तो के लिए। हाँ, तो मुझे मज़ा आता है इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रूटीन एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीने में। स्लाइटली पर्सनल क्वेश्चन कि टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सो हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर टू स्लीप?
So that you can rejuvenate. I sleep for good 7 to 8 hours because sleep is very important. और ये भी किताबों से ही है क्योंकि आपको रेम एंड नॉन रेम स्लीप दोनों लेनी है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखो, आपको अगर एल्जाइमर्स, पार्किंसन, डिमेंशिया इनसे बचना है तो आपका जो नॉन रेम स्लीप है, जो आपको सुबह वाली स्लीप आती है, वो आपको सारी चीज़ रिमेंबर करने के लिए ज़रूरी है ना। तो जो बच्चे एग्ज़ाम्स पढ़ते हैं उनको सोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आपने गूढ़ा है, जो आपने पढ़ा है, उसको रिटेन करने के लिए स्लीप इज़ वेरी एसेंशियल। एंड स्लीप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके सिकार्डियन, आपने पढ़ा होगा सिकार्डियन रिदम ऑफ द बॉडी। सिकार्डियन रिदम ऑफ द बॉडी बेसिकली क्या है कि 2 बजे आपका एक ऑर्गन एक काम करता है, 3 बजे एक करता है, 4 बजे एक करता है, 5 बजे एक करता है। नाश्ता सुबह कितने बजे खाना है, क्या खाना है, 9 बजे आपको 8 से 9 बजे के बीच में नाश्ता करना चाहिए, ना उससे पहले ना उससे बाद में, है ना, क्योंकि आपके ऑर्गन्स रेडी होते हैं आपका नाश्ता रिसीव करने के लिए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हो, समझते हो, गूढ़ते हो, तो आप एक रूटीन बना लेते हो जिसमें फिर आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका सेट है ना, सब इंस्ट्रक्शंस आपके हैं। तो मुझे इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में करने में मज़ा आता है बिकॉज देन फॉर एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है, दैट नेचुरल प्रोसेस इन सिंक विद बायोलॉजी, इन सिंक विद योर बॉडी। बिकॉज जब तक आप अपनी बॉडी माइंड से सिंक में नहीं होंगे, सोल से सिंक में नहीं होंगे, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। और आप किसी भी आधे गिलास से पूरा गिलास पानी नहीं दे सकते। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ केयर ऑल्सो। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ केयर एंड देन यू कैन पोर फ्रॉम योर सेल्फ। वो बहुत ज़रूरी है आपको, बिकॉज हम जेरियाट्रिक एज में अगर भगवान वो उम्र हमें देता है तो आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बोझ ऑन माई नेशन। I want to be healthy so that I can continue to serve the nation even as a retiree, है ना। तो that is also very very important that you have to take care of your own health, because if everybody takes care of the own health then the nation's health, the nation's demographics will also remain that way. So हमें उस तरह से सोचना होगा। बस आपसे बात करके इट्स सो एनलाइटनिंग एंड इनविगरेटिंग। हर एक आदमी को मुझे मेरे ख्याल से बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल डिस्कशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम।